यस, तो बेसलाइन, बेसलाइन माना आधार रेखा। हम जब भी लिखते हैं, चाहे कागज पे लाइन प्रिंटेड है या नहीं है, लेकिन हमेशा हम उस चीज को अ, हमेशा हमारा जो कागज है, हमारा ब्रेन एक इमेजिनरी लाइन बना लेता है जिसको आधार रेखा या बेसलाइन कहते हैं। अब वो इमेजिनरी बेसलाइन के आधार पर हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो कुछ लोगों का अगर आप राइटिंग देखेंगे तो पता ही नहीं चलता कितना ऊंचा जा रहा है, या किसी किसी का कभी नीचे भी जा रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि बिना लाइन के उस पर भी वो ऐसे लिखते हैं जैसे लाइन के ऊपर लिखा हो, जैसे एक स्केल से लाइन बनी हुई है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइन वाली नॉर्मल रजिस्टर्स जो होते हैं उस पे लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो लाइन है वो लाइन से ऊपर लाइन से नीचे इस प्रकार से जाती है। ऐसे राइटिंग्स आपने देखे हैं? अपना भी चेक कीजिएगा। तो अगर हम प्रिंटेड लाइन वाले कागज पर भी लाइन के साथ लिखना मुश्किल महसूस होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो दूसरों के बताए हुए रूल्स से मुझे घुटन होती है, मुझे उलझन होती है, या तो मेरे नेचर में रिबेल वाला नेचर होगा, या फिर कहीं ना कहीं मूड स्टेबिलिटी नहीं होगा। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि असेंडिंग मतलब ये जो है हमारा, ये असेंडिंग है। तो असेंडिंग मतलब कि ये व्यक्ति बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होंगे, पॉजिटिव होंगे, हर चीज को अच्छे से करेंगे, उत्साही होंगे, होकर के एंथुजियाज्म के साथ काम को करेंगे। अगर कोई की राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर ह्यूमनली स्ट्रेट है, ह्यूमनली स्ट्रेट मतलब लगभग स्ट्रेट है, लेकिन इंसान एकदम मशीन की तरह तो नहीं लिख सकता है, तो वो वाली राइटिंग अगर है तो उनका डिसिप्लिन और फोकस बहुत अच्छा होगा। और मान लीजिए किसी का बिल्कुल ऐसा है जैसे स्केल लगा करके लिखा गया, उतना सीधा है, इसका मतलब वो व्यक्ति को अपनी लाइफ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो नहीं मिला है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन वाले माहौल में उसकी परवरिश हुई है, उसके पास में थोड़ा भी अपने विचारों को खुले तरीके से रखने की फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं थी। और अगर किसी का डिसेंडिंग जा रहा है, हमारा जा रहा है, या हम किसी को देखते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति इस समय जीवन में जो घटनाएं उसके चल रही हैं, जो चैलेंजेस उसके सामने हैं, उनसे वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे अगर हालात है तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति को भी मदद कर पाए। और मदद कैसे करते हैं उसके बहुत सारे तरीके, एटलीस्ट फिलहाल अगर वो लाइंस को थोड़ा ऊपर बना करके 10 से 15 डिग्री के स्लोप के ऊपर की साइड लिखना शुरू कर देगा तो भी उसको काफी मूड का अपलिफ्टमेंट उसका हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें से अगर हम देखें, वही बेसलाइन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो क्या ये व्यक्ति, इसमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो मानसिक तौर पे ज्यादा संतुलित होगा, किसका व्यवहार, किसके इमोशंस जो है अनप्रेडिक्टेबल होंगे? यस, ए बी चैट में बताएंगे सब। वंडरफुल, तो ए का जो है वो संतुलित नहीं होगा। इसी आधार पर जो संतुलित नहीं है वो उसको हम कहेंगे वेवी। तो उनका मानसिक सोच भी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं असंतुलन जो है वो आ जाता है। अब हम बात करते हैं राइटिंग का साइज। तो राइटिंग का साइज आप देखेंगे किसी का बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब एग्जाम होता है हमें आंसर कम आता है तो हम कोशिश करते हैं बड़ा बड़ा लिखने की, वो भी होता है। तो आपका हैंडराइटिंग का साइज क्या है? अगर आप छोटा लिखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी क्या है, और अगर आप बड़ा लिखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी क्या है? हैंडराइटिंग साइज से पता चलता है कि आप डिटेल ओरिएंटेड हैं, या आप
अपने आप में संकुचित, रिजल्ट ओरिएंटेड है या डिटेल ओरिएंटेड है? रिजल्ट ओरिएंटेड माना आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने में कंफर्टेबल होते हैं, आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, बड़ी हैंडराइटिंग वाले जो होंगे। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा बड़ी हैंडराइटिंग होगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा लो है, और आपको लगता है कि लोग जो हैं वो मेरे ऊपर ध्यान दे, तो वैसी आपको महसूसता होती है। ओके, अगर हमारी राइटिंग स्मॉल है तो स्मॉल का मतलब हम छोटी छोटी बारीक बातों के ऊपर में बहुत ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं हम शाय और इंट्रोवर्ट होंगे, अपने अंदर संकुचित होकर के रहने वाले व्यक्तित्व होगा हमारा। और अगर जरूरत से ज्यादा छोटी है तो रिसर्च वाला दिमाग हमारा होगा, रिसर्च वाली सोच हमारी होगी। मीडियम हैंड राइटिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मीडियम जो है वो हमेशा दोनों साइड वालों के हिसाब से एडजस्ट करने का गुण रखता है। तो मीडियम हैंड राइटिंग का मतलब हुआ कि व्यक्ति कॉन्फिडेंट भी होगा और एकोमोडेटिंग भी होगा। तो आप में से कितने लोगों की लार्ज हैंड राइटिंग है? से यस, और वाई भी टाइप करेंगे तो भी इट विल वर्क। कितने लोगों की बड़ी हैंड राइटिंग है? वंडरफुल। यहां पर एक बात मैं और बताना चाहूंगी, बाय द टाइम आप लोग आंसर्स टाइप कर रहे हैं, कि हमारी हैंडराइटिंग कैसी है, स्मॉल है, मीडियम है, या एनी ऑफ द ट्रेड्स, उन ट्रेड से ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि ये अच्छा होता है और ये बुरा होता है। एवरीथिंग कैन बी गुड, बिकॉज पर्सनैलिटी इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स, किसी एक चीज के ऊपर आश्रित नहीं है। तो स्मॉल हैंड राइटिंग है वो किसी और चीज के लिए अच्छी है, एक्स्ट्रा स्मॉल हैंड राइटिंग जो है किसी और काम के लिए अच्छी है। तो कोई भी राइटिंग या कोई भी राइटिंग से जुड़ा हुआ ट्रेट या कोई भी पर्सनालिटी का ट्रेट जो है अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। उसका हमारे जीवन में हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं उसके आधार पर ये निर्भर करता है कि वो चीज हमारे लिए कितना फायदेमंद है। ये बात समझ में आई सभी को? सो फार इफ आई आस्क हाउ इज इट गोइंग, आपको लग रहा है ये आपके काम का है, बेनिफिशियल है? यस, नो? यस, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स कि यहां तक जो बातें हैं वो आपको लग रहा है आपके फायदे की हैं। अब हम देखते हैं स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स। अगर आपने थोड़ा बहुत अपने लिए लिख रखा है और नहीं लिखा है तो टेक अ मोमेंट, राइट 2-3 लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम आई डैश। 2 मिनट का टाइम लीजिए, सभी कुछ लिख लीजिए, सो दैट हम ये अपनी पर्सनालिटी के साथ में मैच भी कर सकें। ये आर वी रेडी? तो अगर हमारा दो वर्ड्स के बीच में गैप्स हैं तो उन गैप्स में कितना स्पेसिंग है? अगर वो स्पेसिंग बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब हम लोगों के बीच में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति के मुश्किल से गिने चुने दो मुश्किल से 2-3 दोस्त होंगे, शायद एक भी हो। अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत पास पास है तो लेट्स से घर में गेस्ट आए हुए हैं और मम्मी बोलती है बेटा बाहर से जाकर के ये चीज ले आओ, तो जो व्यक्ति के वर्ड्स जो है पास पास है वो व्यक्ति क्या करेगा, 4 दोस्तों को साथ लेकर के जाएगा और सामान लेकर के आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल जहां वर्ड स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, जहां 2 से ज्यादा लेटर्स भी फिट हो सकते हैं, तो ऐसे केस में अभी रिसेंट मेरी एक बात है कि मैं किसी बच्चे के साथ में बैठी थी, तो वो बच्चा उस रूम में सबसे दूर बैठने का जो प्रावधान था,
सोफे लगे हुए थे, तो मेरे से सबसे दूर वाले सोफे पे बैठा, और उसकी राइटिंग जब मैंने देखी तो वो राइटिंग में वर्ड स्पेसिंग जो है वो बहुत वाइड था। तो हम इस तरीके से व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आपकी क्लास में है जिसका वर्ड स्पेसिंग बहुत वाइड है, तो आपको पता है ये सोशली कंफर्टेबल नहीं होता है, तो आप उस प्रकार से ऐसा कोई विधि अपना सकते हैं शिक्षक के रूप में कि वो बच्चे को आप कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें, रादर देन उसको फोर्स करने के। मेकिंग सेंस? ये चीज हमें लगता है आवश्यक है, समझ में आना भी जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। तो कुछ लोगों की राइटिंग ऐसे होती है साफ साफ अच्छी खासी, किसी की छोटी राइटिंग होती होगी तो वो सोचेगा इतनी जगह वेस्ट कर दी, लाओ इसके बीच में एक लाइन तो मैं ही लिख सकता हूँ। तो इतना अच्छी स्पेसिंग छोड़ते हैं। तो ये है लाइन स्पेसिंग। स्पेसिंग तीन प्रकार की हो सकती है, एक लाइन स्पेसिंग हो सकती है, वर्ड स्पेसिंग हो सकती है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और लेटर स्पेसिंग हो सकती है। तो लाइन स्पेसिंग से पता चलता है एक कागज पे अगर आपने उस कागज पे कितनी लाइनें लिखी हैं, तो उसके आधार पर ये पता चलता है आप सारे दिन में कितना बिजी रहते हैं, कितनी एक्टिविटीज करते हैं। और उन एक्टिविटीज में, इसमें आपकी एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चंस वी विल टेक एट द एंड। तो एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, लेकिन सारे दिन में आप कितनी एक्टिविटीज करते हैं, वो वेल परफॉर्मिंग है या नहीं है वो अलग चीज हो जाती है। तो आपका सारा दिन में कितना व्यस्तता रहती है वो चीज यहाँ पे पता चल जाती है। एक और चीज हम देख लेते हैं। कई लोग ऐसे लिखते हैं कि ऊपर की लाइन के नीचे वाले लेटर्स Y G J और उसके अगली लाइन के ऊपर वाले लेटर्स आपस में टक्कर खा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग में काफी गड़बड़ हो जाती है। और जो लोग इस चीज को बाईपास कर पाते हैं वो लोग बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, माना कहीं से भी हर बात का सोल्यूशन, समाधान जो है वो निकाल लेते हैं, वो मुसीबत में अटकते कम है, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं अपनी बात को फुलफिल करने का, अपनी बात को सही सिद्ध करने का। और लेटर स्पेसिंग से पता चलता है व्यक्ति का सैक्रिफाइस करने की जो नेचर है वो कितनी है। या तो वो सैक्रिफाइसिंग होता है, दूसरों के भले के लिए अपना अपना त्याग कर देता है, या फिर सेल्फिश टेंडेंसी हो सकती है। अब अगर कुछ लोग इस टाइप की फॉर्मेशन बनाते हैं, ये जो यहाँ पर इस टाइप से स्ट्रोक गया है, ये किसी भी लेटर पे कहीं पर भी हो सकता है। तो इस टाइप के स्ट्रोक से कहीं ना कहीं हमारी छिपाने की जो है वो टेंडेंसी होती है। और ये सारा एनालिसिस जो है ये हमेशा अपने ऊपर करना चाहिए, अनलेस हम क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं हो और दूसरे की आवश्यकता हो उस बात के लिए। तो स्लांट जो है, स्लांट में वर्टिकल हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। तो वर्टिकल स्लांट वाले जो लोग हैं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं, टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं। इससे ये पता चलता है कौन सा व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, कौन सा व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है। फिर हम बात करते हैं राइटिंग प्रेशर की। तो राइटिंग प्रेशर जो है, कितना दबा करके लिखा, कुछ लोग होते हैं ना एक पेज पे लिखते हैं, अगले पेज पे साफ पता चल जाता है कि इससे पहले वाले पन्ने पे किसी ने क्या लिखा था। तो वो हैवी प्रेशर होता है। और कुछ लोग होते हैं इतना फेदर लाइट लिखते हैं जैसे कि पेन से लिखे, लेकिन ऐसे जैसे बस पेन टच किया और हट गया कागज के ऊपर से, बहुत लाइट होता है उनका इंप्रेशन। तो प्रेशर से पता चलता है आपका एनर्जी कितना है, आपका पैशन कितना है, आपको ऑब्सेशन कितना है, आपका रिश्तों में कमिटमेंट कितना है। तो अगर हैवी प्रेशर है तो इसका मतलब आप उन चीज आप हर चीज को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं। तो आपका कमिटमेंट भी अच्छा होगा, लेकिन साथ साथ आप पॉजिटिव नेचर के भी होंगे। और अगर लाइट होगा तो आप क्रिएटिव होंगे, एडवेंचरस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है इम्यूनिटी भी कम हो जाए। तो प्रेशर तीन प्रकार का होता है, हैवी, लाइट, मीडियम। उसके बाद में हम बात करते हैं, कुछ लोगों की राइटिंग जो है वो राउंड 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 होती है ऐसी, और कुछों की ऐसी शार्प, एकदम शार्प होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है,
कि अगर आपकी राउंड हैंड राइटिंग है तो इसका मतलब आप फ्रेंडली नेचर वाले होंगे, हर एक से दोस्ती आसानी से कर लेंगे। और अगर एंगुलर है इसका मतलब आप बहुत एनालिटिकल होंगे, हर चीज का आपका डिसीजन मेकिंग बहुत शार्प होगा, आप किसी भी बात को बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी राइटिंग में स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग जो है वो प्रिंट राइटिंग लिखते हैं, हर अक्षर जो है वो अलग अलग होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। और कुछ लोग जो है वो सारे अक्षर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड राइटिंग। तो अगर आपकी राइटिंग कनेक्टेड है, आप कनेक्टेड लिखते हैं, तो कनेक्टेड राइटिंग से आप किसी भी बात को रट्टा लगाने में बहुत होशियार होंगे, लेकिन आपको लॉजिक इतना समझ में आया नहीं आया वो इस चीज से नहीं पता चलेगा। अगर आप हर चीज को, तो बेसिकली आपका हर अक्षर, हर लेटर जो है वो एक विचार को रिप्रेजेंट करता है। तो एक विचार से दूसरे विचार को आप कैसे लिंक करते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेते हैं तो आप डिस्कनेक्टेड अलग अलग लिखेंगे। अगर आप पूरा कनेक्टेड लिखते हैं इसका मतलब एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, तो आप फ्लो में चलते हैं। जो व्यक्ति फ्लो में चलता है वो रेक्टिफिकेशन बड़े आसानी से कर लेगा, और जो व्यक्ति अलग अलग लिखता है उसको लॉजिक समझने के बिना सीखना बहुत मुश्किल लगेगा, पढ़ाई को याद करना मुश्किल लगेगा। तो इस प्रकार से आइडियली हम बोलते हैं 70 से 80% अगर आपका कनेक्टेड होगा और थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड होगा तो वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही कंड्यूसिव, बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम बात करते हैं राइटिंग जोन्स। तो राइटिंग जोन जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, कि आप जब भी लिखते हैं तो राइटिंग जो है, हमारी 4 लाइंस की बुक हुआ करती थी स्कूल में इंग्लिश की, और लेटर एफ अगर ऐसे लिखते हैं, ये एकमात्र इकलौता ऐसा लेटर है जो तीनों जोन्स में प्रेजेंस अपनी दिखा पाता है। अदरवाइज या तो सिर्फ मिडिल जोन के लेटर्स होते हैं, या मिडिल जोन के साथ में अपर जोन हो सकता है, मिडिल जोन के साथ में लोअर जोन हो सकता है। अब ये तीनों जोन्स जो हैं, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। तो जैसा मतलब हमारे जीवन का संतुलन कितना है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की राइटिंग मिडिल जोन प्रोमिनेंट है, माना बीच वाले पोर्शन जो है ना गोल 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 राइटिंग है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति का जीवन जो है, जो सोच है, विचारधारा है, वो सिर्फ वर्तमान में लिमिटेड होकर के रह गई है। तो वो व्यक्ति सिर्फ आज क्या करना है उतना ही, आज की दिनचर्या के ऊपर ही उसका प्रैक्टिकल लाइफ वर्तमान मोमेंट पे ही ध्यान होता है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, उस तरीके से। जिन व्यक्ति का अपर जोन जो है, ये वाला पोर्शन, ये ज्यादा डेवलप्ड होता है, जैसे बहुत लोग ऐसे लिखते हैं लंबे लंबे लेटर्स, तो जिसका अपर जोन ज्यादा होता है वो दिमाग से, आइडिया से बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है, इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है। और जिसका नीचे का होता है वो फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ये हमने देखा कि अपर जोन वाला जो है वो इंटेलेक्चुअल ज्यादा होगा, उसको आइडियाज ज्यादा होंगे, वो फ्यूचर की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होगा। और लोअर जोन वाला जो है वो पास्ट की तरफ ज्यादा उसका ध्यान रहेगा, रुझान ज्यादा होगा। अब हम थोड़ा सा सिग्नेचर को टच कर लेते हैं। तो बेसिकली सिग्नेचर क्या होता है, कहते हैं हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस। वास्तव में बहुत लोग आजकल सिर्फ सिग्नेचर से एनालिसिस कर देते हैं, लेकिन मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि सिग्नेचर हमारी नेचर को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। तो सिग्नेचर इज नॉट माई नेचर, वो रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कोई प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट,
सभी चैट बॉक्स में टाइप करेंगे व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रोडक्ट या पैकेजिंग? एक दो लोग अनम्यूट करके अपने विचार भी बता सकते हैं। क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है? यस, प्रोडक्ट मैम। प्रोडक्ट इज मोर प्रोडक्ट। इम्पोर्टेंट। ओके, यस। वंडरफुल। और पैकेजिंग का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है? प्रोडक्ट मैम। इट इज अ कवर बॉक्स। पैकेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है फिर? इट्स अ कवर एंड वंडरफुल। आई। यस, एंड हाँ जी, तो पैकेजिंग का भी इंपॉर्टेंस होता है। हम कभी भी कोई चीज लेते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस चीज पे जाता है, प्रोडक्ट पे या पैकेजिंग पे? प्रोडक्ट तो यूज करके पता चलेगा, लेकिन दिखाई क्या देता है? पैकेज। पैकेजिंग। सो नाउ, अगर आप सभी ने अपने सिग्नेचर नहीं किया, आई वांट यू टू पुट योर सिग्नेचर्स ऑन द पेपर सो दैट यू कैन रेफर फॉर फ्यू थिंग्स। तो यहां पर ये मैंने दिखाया कि जैसे कोई कागज होता है, उस पे हैंडराइटिंग हमारी जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट होती है। आपका वास्तविक व्यक्तित्व जो है वो हैंडराइटिंग से ही पता चलता है। लेकिन सिग्नेचर जो है वो आपका पैकेजिंग की तरह है, बाहरी प्रेजेंटेशन। आप सोशली समाज में अपने को किस तरीके का इंसान दर्शाते हैं और आप किस तरीके का इंसान हैं वो आपका हैंडराइटिंग से पता चलता है। तो नॉर्मली सिग्नेचर में क्या होता है, हमारा नाम होता है, कुछ लोग फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यूज करते हैं। कुछ लोग फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर और लास्ट नेम यूज करते हैं। कुछ लोग सिर्फ लास्ट नेम यूज करते हैं। कुछ लोग सिग्नेचर में लाइन लगाते हैं, कुछ लोग छोटी लाइन लगाते हैं, कुछ बड़ी लाइन लगाते हैं, कुछ एक के एक ऊपर एक नीचे डबल डेकर सिग्नेचर बनाते हैं। कुछ ओवरलैप करके सिग्नेचर बनाते हैं, कुछ ऐसा सिग्नेचर बनाते हैं जो पढ़ के पता ही नहीं चलता किसका सिग्नेचर है और क्या लिखा है। सो एक चीज तो ये है कि सिग्नेचर जो है वो हमारे व्यक्तित्व का प्रेजेंटेशन है, बाहरी प्रेजेंटेशन है। तो वो हमारा एक बहुत ही सलीके वाला होना चाहिए और लेजिबल होना चाहिए। लेजिबल सिग्नेचर माना जिसको देख करके पढ़ करके समझ में आता हो। अगर आप ये सोचते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर से फायदा होता है कि फोर्ज नहीं किया जा सकता, उसका कोई नकली जाली सिग्नेचर नहीं बना पाएगा, तो ये गलत है। सिग्नेचर जितने सिंपल होते हैं उतना उनको कॉपी करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज, हमारा खुद का अपना बनाया हुआ सिग्नेचर, वास्तव में सेम सिग्नेचर बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 3 करोड़ में से एक या दो सिग्नेचर जो है वो एग्जैक्टली मैच होने की संभावना होती है। इसका मतलब हम खुद भी हर बार जब सिग्नेचर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिग्नेचर में फर्क आ जाता है। और इस आधार पर हम देखते हैं कि सिग्नेचर में 4 भाग होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, फिर हमारा बाकी का पूरा नाम, फिर अगर मिडिल नेम आप यूज करते हैं तो वो हो गया, नहीं तो आपका लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर और आपका बाकी का सरनेम का पार्ट। तो ये आपके सिग्नेचर के पार्ट्स होते हैं। और उसके बाद में हर पार्ट से बहुत सारी चीजें जो है वो आपके बारे में पता चलती है। फर्स्ट नेम ऑब्वियसली हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारी सोच को दर्शाता है, हमारा अपना जो विचार है उसको दर्शाता है। तो फर्स्ट नेम, बहुत लोग जो हैं आपने देखा होगा वो सिग्नेचर में सिर्फ अपना सिर्फ फर्स्ट नेम ही यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो सिर्फ अपने बारे में रहती है। दे आर मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स। अब अगर कोई पर्सन अपने नाम का सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखता है, जैसे मान लीजिए रविंदर का सिर्फ आर लिखा है, आगे का नाम नहीं है, तो आर से कुछ भी हो सकता है। आर से राम हो सकता है, आर से राधे श्याम हो सकता है, आर से रविंदर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी इमेज को लेकर के कंफर्टेबल नहीं है। वो पब्लिक को ये बताना नहीं चाहता कि मैं रविंदर हूं, इसलिए वो सिर्फ फर्स्ट लेटर यूज करता है। तो सिग्नेचर को बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और सिग्नेचर डिजाइन से हम अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस जो है उसको भी इंश्योर कर सकते हैं, ऐसा संभव है।
तो ये सिग्नेचर के बारे में कुछ बातें थी। फिर कुछ लोग सिग्नेचर के उसमें लाइन डालते हैं, कोई एक लाइन डालता है, कोई दो लाइन डालता है, कोई लाइन इस तरीके से कर देते हैं, कोई आगे जाकर के फिर पीछे ले लेते हैं। तो ये जो है ये बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं। लाइन जो है वो हमारे कन्विक्शन को दिखाते हैं। कन्विक्शन माना हमारा अपने ऊपर में कितना विश्वास है। तो एक लाइन सीधी जो बनाई जाती है वो कॉन्फिडेंस को है। फिर कई बार बहुत लोग बोलते हैं कि लाइन जो है ना वो ऐसे एंगल में ऊपर की तरफ जाने वाली होनी चाहिए। क्वाइट गुड, वो भी हो सकती है, लेकिन अगर आपका एंगल 10 से 15 डिग्री से भी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं फिजिक्स का जो सिद्धांत है कि जब एंगल बढ़ता है तो आपको घर्षण जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जिंदगी में अगर आपका सिग्नेचर का एंगल बहुत ज्यादा होगा तो आप कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक होंगे, और साथ साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनको डील करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी सिग्नेचर की। कितने डॉट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें आपके आई और जे के डॉट्स भी हम काउंट कर लेते हैं। डॉट्स अगर ऑड नंबर के होते हैं तो वो व्यक्ति प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, और डॉट्स अगर इवन नंबर के होते हैं तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को प्रेफर करता है। डॉट्स को कहाँ प्लेस किया जाता है, किस तरीके का शेप यूज किया है डॉट्स का, वो भी जो है वो मायने रखता है, मैटर करता है। अगर हम सिग्नेचर को इस तरीके से रिवर्स ले जाते हैं तो ये सिग्नेचर आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि रिवर्स ले जाने से सिग्नेचर को कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, और जैसे कोई चैलेंज आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, तो आप क्या करेंगे, वहां से यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी। और सिग्नेचर जो रीडेबल नहीं होता है या जिसमें ज्यादा शार्प एंगल्स होते हैं वहां कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और साथ साथ आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो भी बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो एक बहुत ही सहज तरीका है जिसका यस, तो ये तीन पैटर्न्स जो हैं, मैं बोलूंगी ये फ्री तो नहीं है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है आप सभी के लिए। आप आगे शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप अगर खुद ये पैटर्न्स को प्रैक्टिस करते हैं तो पहली चीज, इन पैटर्न्स का एक फायदा जो है वो हमारे जीवन में, आज हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा तनाव होता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने तनाव को नियंत्रण कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप, हमारी नींद बहुत सुधर सकती है। हमारा आपसी व्यवहार जो है, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, उसमें बहुत सहूर और सौम्यता आ जाएगी। तो बहुत सारे फायदे होते हैं इस चीज से। उसके बाद में हम देखते हैं ये आई डॉट पैटर्न है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सो देट आप सभी उस चीज का लाभ ले सके। आई डॉटिंग जो है, तो इसमें आप कैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं, डॉट आपका बराबर होना चाहिए, क्योंकि डॉट में हम ये भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। जैसे ही आई है तो इसका डॉट कई लोग इस टाइप से बनाते हैं, कई लोग जो है वो इस टाइप से बनाते हैं, किसी का ऐसा होता है, किसी का ऐसा होता है, किसी का कोई शेप होता है। तो ये सब डॉट्स जो हैं, इसकी जगह हम आइडियली रिकमेंड करते हैं सिंपल डॉट। और वो डॉट का प्लेसमेंट किधर है, अगर किसी का पीछे की तरफ जा रहा है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पास्ट में रहता है, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, आज नहीं कल कर लेंगे, उसको लगता है जब तक अर्जेंट नहीं हो जाता है तब तक वो उस चीज को स्टार्ट ही नहीं करना चाहता है। तो इसलिए प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप भी बहुत है। कुछ लोगों का आई इधर होता है और डॉट जो है वो यहाँ पर होता है, इतना ऊपर। तो ये लोग जो है अनरियलिस्टिक सोच में रहते हैं। भले इनके विचार अच्छे होंगे लेकिन सामने वाले को जब ये बातें करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि इनके विचार जो हैं ये तो हवाई किले बनाता रहता है, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो वो लॉस्ट एंड फाउंड भी एक कैरेक्टरिस्टिक उन लोगों का होता है। और ये तीसरा जो है, इसमें खास लाइंस की दिशा पर ध्यान देना है, और लाइंस के स्लैंट पर। हमें ना लेफ्ट की ओर मोड़ के बनाना है ना राइट की ओर, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस का हमें प्रयोग करना है।
ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे को हो गए। हमारा फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, स्टडीज, परफॉर्मेंस, मार्क्स हमारे कैसे आते हैं, और हमें लाइफ में सक्सेसफुल और ग्रोथ वाला फील होता है, हमारी विल पावर और डिटर्मिनेशन बढ़ती है। ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी टीचर्स हैं, मैं कहती हूँ एजुकेशन जो है, आज भले समय बहुत बदलता जा रहा है, लेकिन एजुकेशन वास्तव में एक ऐसी विधा है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें तीनों विद्यालय आते हैं। पहला तो नाम ही है विद्यालय, जहां विद्या का आलय, और आलय का मतलब जो पूजनीय स्थल है, जो इसका स्थान दर्जा जो है हमारे जीवन में बहुत ऊंचा है। तो इस प्रकार का जो जगह है तो इस प्रकार का हम जो है विद्यालय, तो आप सभी विद्यालय में जाने वाले हैं। उसके बाद में विद्यालय के अंदर में होता है पुस्तकालय, वो भी आलय है, जहां पुस्तकों से इतना ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है कि उसके जीवन में ऊंचा उठने की, प्रोग्रेस करने की, तरक्की करने की, सफल बनने की कोई देर इज नो एंड टू इट। जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा होता है देवालय। मोस्टली हम देखेंगे स्कूल में, विद्यालय में सरस्वती जी की या गणपति जी की प्रतिमा भी स्थापित की हुई होती है किसी ना किसी रूप में। तो इस प्रकार से वास्तव में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन एक इतना नोबल प्रोफेशन है कि अगर हम एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में, अगर अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा स्किल्स के साथ में डेवलप कर लेते हैं, तो बच्चे के जीवन का निर्माण, एक स्टूडेंट को अगर हमने योग्य बनाया, तो वो स्टूडेंट जो है वो, आप तो टीचर होंगे लेकिन वो स्टूडेंट कल को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकता है, लॉ एनफोर्समेंट में कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। तो इसलिए आप सभी शिक्षकों को विश यू द वेरी बेस्ट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं। और साथ ही साथ में मेरा ये रिक्वेस्ट है, डू कंसिडर ग्राफोलॉजी जो है वो बहुत ही पावरफुल और पोटेंशियल एक विद्या है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कोशिश करके कंसिडर कीजिएगा कि आप इस विद्या को भी, इस स्किल को, इस काबिलियत को भी अपने साथ में लेकर के चले एज अ टीचर, एज अ शिक्षक। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर में अगर आप ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे तो आई कैन होस्ट अनदर वेबिनार ऑल्सो फॉर दिस। तो ये इसके साथ में ही मैं आज के इस सत्र को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को इससे बहुत बहुत समझ में आया हो, लाभ मिला हो, और ये सेशन से आपके अगर कुछ फीडबैक है तो आई वुड बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। यस, एनीबडी कैन अनम्यूट एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। कोई विचारों में व्यक्त करना चाहेगा? एनीबडी जो कहना चाहे आज के सेशन से क्या सीखा, या आज का सेशन आपके लिए कितना लाभकारी था? थैंक यू सो मच मैम। मैं डॉक्टर रेखा तिवारी, केसरी बीएड कॉलेज। आज इस वर्कशॉप में हमारे बीच उपस्थित गरिमामय उपस्थिति नीरू गुप्ता मैम, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। मैं आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आज हमारे बीच उपस्थित रहकर हमारे बच्चों को बहुत ही प्रेरणादायक और यूजफुल कहा जाए। हमारा चूंकि बीएड कॉलेज है और बीएड में हैंड राइटिंग को लेकर के बहुत ही कहा जाए कि ये जो शिक्षक हैं, भावी शिक्षक होने वाले हैं, और इनका हैंड राइटिंग से बहुत बड़ा एक नाता है। ये चूंकि हमारे जो प्रशिक्षार्थी हैं वो इंटर्नशिप में जाते हैं, अभी वर्तमान में इंटर्नशिप में जा रहे हैं,
और इनको फेस करना पड़ता है इंडिविजुअल डाइवर्सिटी क्लासरूम को। जी सभी जानते हैं कि क्लासरूम में बहुत सारे इंडिविजुअल डाइवर्सिटी होती हैं, बच्चे विभिन्न पर्सनालिटी के होते हैं, उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट सोसाइटी से आए रहते हैं। अगर आज जो यूजफुल कार्यक्रम चला है बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और अगर वो थोड़ा इस पर वर्क करें और इस हैंड राइटिंग को समझें, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक कक्ष में प्रशिक्षार्थी अपने बच्चों को जो इंडिविजुअल डाइवर्सिटी उसको समझ सकते हैं और उस पर बहुत अच्छे से प्रयास कर सकते हैं, एक बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं। बच्चों को समझेंगे, उनकी हैंड राइटिंग कैसी है, उनमें जो डाइवर्सिटी है वो समझ सकते हैं और उसके अनुरूप वो कार्य कर सकते हैं। इंडिविजुअल बच्चों को ध्यान दे सकते हैं कि बच्चे में कौन सी पर्सनालिटी है और कौन सी पर्सनालिटी को उनको उजागर किया जा सकता है, कौन सी स्किल है उसमें, कौन से प्रॉब्लम चल रहा है, और उस प्रॉब्लम को हम एक्शन रिसर्च करके उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। तो बहुत ही यूजफुल है मैडम। बहुत बहुत इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ हृदय से कि आप यहाँ बच्चों को हैंड राइटिंग से रिलेटेड जानकारी दी, और मुझे लगता है ये स्वयं के लिए भी बहुत ही बेहतर है। स्वयं का ये आकलन करेंगे अपने, चाहे वो सिग्नेचर हो या हैंड राइटिंग हो, खुद का आकलन करेंगे कि वो किस पर्सनालिटी के हैं, अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, और साथ में अपने आसपास जो व्यक्ति हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं वो कि उनमें किस तरह की स्किल डेवलप कर सकते हैं वो। मैडम हमारे साथ मैडम मैं और सुरमणि मंगधा मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है क्या? जी मैडम, मैं जुड़ी हुई हूँ। आवाज आ रही है मैडम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी मैं पुनः वापस नीरू गुप्ता मैम से धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत आभार आप सभी का भी। कार्यक्रम के